हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन DHFL शेयर होल्डर्स के लिए है। और आज ये वीडियो मैं कोई अपडेट देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। आज का वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि ये DHFL का जो भी प्रकरण अभी तक हुआ है, या इसके जितने भी चैप्टर्स हमारे सामने अभी तक आए हैं, सो इन सब चीज़ों ने बहुत सारे सवाल हमारे जहन में खड़े कर दिए हैं। और मैं जानता हूँ कि ये जो सवाल हैं जो मेरे जहन में उठ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे ही जहन में नहीं उठ रहे हैं। मेरे जैसे अनेक ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब सोच रहे होंगे इस वक्त। सो जो पहला सवाल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये सवाल है कि देखिए, हमारी केंद्र सरकार बैंक्रप्सी कोड लेके आती है संसद में, और वो बिल बड़ी ज़ोर शोर से पास होता है। और अपनी जो सफलताएं हैं या जो अपनी अचीवमेंट्स है, उसमें केंद्र सरकार इस बैंक्रप्सी कानून को मानती है। और इस बैंक्रप्सी कानून में अगर किसी को सपोर्ट किया गया है या अगर किसी के लिए कानून बनाया गया है, तो वो सिर्फ बैंक्स के लिए बनाया गया है। अर्थात अगर किसी बैंक का कर्ज अगर डूब जाता है किसी कंपनी में, किसी कॉरपोरेट फर्म में, तो उसके लिए वो कानून है, और वो होना भी चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस बैंक्रप्सी कानून के अंदर हम जैसे जो डिपॉजिटर्स हैं, जो किसी NBFC में अपना पैसा जमा करवाते हैं, जो NBFC टॉप लिस्टेड NBFCs में से एक है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक हुआ करती थी इनफैक्ट। सो उसमें हम लोग विश्वास करके हम लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, ये सोच के कि शायद हमें यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। और इतने बड़े कानून के चलते जहाँ इतना बड़ा ज़ोर शोर से के साथ ये कानून पास किया गया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कानून है देश की इतिहास में, और ये कानून बहुत ज़रूरी था लाना, और पिछली सरकारें इस कानून को नहीं ला पाई। सो हमने इस कानून को लेके आए, और ऐसे कानून में आपने रिटेल जो डिपॉजिटर है उसको सेफगार्ड नहीं किया। सो क्या ये एक बैंक्रप्सी एक्ट का ये बहुत बड़ा लूपहोल नहीं है, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों रिटेल FD और RD होल्डर्स को सफ़र करना पड़ रहा है अपने ही पैसे के लिए। अच्छा, यही चीज़ शेयर होल्डर्स के साथ भी की गई। DHFL के शेयर होल्डर्स की इक्विटी की वैल्यू ज़ीरो कर दी गई, उनकी पूरी इक्विटी डिलिस्ट कर दी गई, ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। लेकिन येस बैंक के अंदर जो इक्विटी है उसे एज इट इज़ फ्लोट रखा गया मार्केट के अंदर, सिर्फ 75% लॉक किया गया पहले 3 साल के लिए। अब 3 साल के बाद क्या होगा, वो आगे समय के घर में छिपी है ये बात, सो उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ नहीं चलेंगे, तो जो जनता है या जो लोग डिपॉजिटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, वो आपको किस नज़र से देखेगी। अच्छा, येस बैंक के रेजोल्यूशन प्लान में, जिसमें सभी डिपॉजिटर्स का पैसा भी सेफ़ रहा, उनकी FD सेफ़ रही, सबकी RD सेफ़ रही, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिवाय जो मोरेटोरियम लगाया गया था उस सीमित पीरियड के लिए कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होंगी येस बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स ने। लेकिन उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई डिपॉजिट होल्डर्स के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या येस बैंक और DHFL के डिपॉजिट होल्डर्स को सरकार को या रेगुलेटर्स को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए था? क्या येस बैंक के डिपॉजिट होल्डर अलग हैं और DHFL के डिपॉजिट होल्डर अलग हैं, जबकि दोनों ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों ही एक तरह से अपने अपने क्षेत्र में टॉप लिस्टेड NBFC हैं या टॉप लिस्टेड बैंक्स थे। सो ये जो पूरा जो प्रकरण चल रहा है, या सरकार या रेगुलेटर्स जो भी इस तरह के कदम ले रहे हैं, सो क्या उनको इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या एक SOP उनके पास नहीं है? क्या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? सो ये जो सवाल है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि अगर कोई नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक है तो उसके डिपॉजिट होल्डर्स को आप सेव करेंगे, या वहीं दूसरी ओर जो एक NBFC है
जिसे या डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, खुद आरबीआई ने जिसे बोला है कि इट इज़ अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दी डिपॉजिट लेने के लिए लोगों का। सो उसके उसके जो डिपॉजिटर्स हैं और येस बैंक के डिपॉजिटर्स में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया? सो ये बहुत बड़े सवाल हैं। अगला जो सवाल है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो 2004 से 2018-19 तक 2 डिजिट में जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो आप 690, 680, 90 तक चले गया, और लगातार इतने वर्षों तक जिन्होंने बिज़नेस किया, सो उसमें रेगुलेटर के होते हुए, स्पेशली जब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए एक स्पेशल रेगुलेटर अपॉइंटेड था, सो उनके होते हुए, आरबीआई के होते हुए, गवर्नमेंट के होते हुए, ऑडिटर्स के होते हुए, इस तरह की जो एएलएम मिसमैच की जो कंडीशन सामने आई वो किस तरह से घटित हुई? सो ये रियल में कोई एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है या ये एक प्री प्लान्ड स्कैम तो नहीं है कहीं? सो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जो डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स और उनके डिपॉजिट होल्डर्स के मन में लगातार उठ रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जो हमारे सामने नहीं लाया जा रहा हो। क्योंकि देखिए, जब फोरेंसिक ऑडिट्स हुए डीएचएफएल के, तो उसमें ये पाया गया कि इन्होंने 3 लाख फेक लोन अकाउंट्स जो है वो ओपन किए गए, और 3 लाख अकाउंट्स में लोन बांटे गए जहाँ जो लोग हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोगों को लोन बांट दिए गए। कुछ शेल कंपनीज़ बनाई गई, शेल कंपनीज़ को लोन दे दिए गए। अच्छा, जो प्रोमोटर्स डीएचएफएल को चला रहे थे, उन प्रोमोटर्स का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी एक फ्रॉड से जुड़ा हुआ था कि जो इनके भाई थे, जो जिन्होंने एसडीआईएल में बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, सो वो भी इनमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद भी इनको जो है धड़ल्ले से एक फाइनेंशियल कंपनी चलाने के लिए दे दी गई, और लगातार वो उनकी कंपनी को लिस्ट भी किया गया, इक्विटी भी ट्रेड हुई मार्केट के अंदर, और उसके बाद इतना बड़ा घोटाला एक, या हम कह सकते हैं मिस हैपनिंग जो डीएचएफएल में हुई, वो हमारे सामने आता है। सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या ये जो सब प्रकरण था ये कोई प्री प्लान प्रकरण था या ये वास्तव में कोई एक्सीडेंटल हैपनिंग थी? सो ये भी एक सोचने वाला सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा इस कंसर्न में कि आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो के माध्यम से आई होप मैंने अपनी सभी बातें आप लोगों के सामने रख दी हैं। आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स तक ये वीडियो पहुँचे। जो डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स हैं वो भी, या जो डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स नहीं भी हैं, उन तक भी ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट साइकिल तो हमेशा चलते रहेगी, लोग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते ही रहने वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंसेस मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिटर्स का और इन्वेस्टर्स का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है। ये इंसिडेंस जो है ये निश्चित तौर पे हो सकता है हम सभी के लिए इस नहीं जुड़े हुए हों इस चीज़ से, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका ये वीडियो